मंत्री, गृह मंत्री के बाद क्या अब रक्षा मंत्री का नंबर आ गया है? क्या अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए? जी हां, पिछले कुछ सप्ताह से मोदी सत्ता बहुत बुरे दौर से, या यूं कहिए कि अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पहले युवाओं ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, इस्तीफा देना भी पड़ा। वहीं से छात्रों पर गोलीबारी की घटना हुई। लगातार गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है और गृह मंत्री कथित रूप से इतने डरे हुए हैं कि सदन में आते तक नहीं। इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद लोग रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का इकट्ठे इस्तीफा मांगने की प्लानिंग में है। और समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मामले को किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, जो कि केंद्रीय गृह सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, आर.के. सिंह ने उठाया है। पिछले दिनों इसी मामले पर राहुल गांधी भी बोल रहे थे और मामला है चीन द्वारा भारत की जमीन कब्जा करने का। नया मामला है और ध्यान रहे, इस बार अरुणाचल की बात हो रही है, लद्दाख की नहीं। खुद अरुणाचल के युवा वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोग चीन का हिस्सा हो जाएंगे क्योंकि चीन कब्जा कर रहा है और मोदी सरकार मुंह में ताला लगा के बैठी है। मोदी सत्ता के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री से क्या क्या सवाल कर रहे हैं वो भी सुनिए। पिछले दिनों राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। अरुणाचल प्रदेश के एक सेक्टर में चीन बड़ी गड़बड़ी कर रहा है और 56 इंच वाले खामोश हैं, मुंह तक नहीं खोल रहे। और समझने वाली बात यह है कि जिस राजनीतिक दल ने ये सारी पोल पट्टी खोली है चीन के घुसपैठ की, अतिक्रमण की, वो एनडीए का साथी दल है। जी हां, चौंकिए मत, बस ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले इस अरुणाचल के युवा की बात सुनिए। इन्होंने वीडियो बनाकर क्या कुछ कहा है मैं बता रहा हूं। ये युवा कह रहा है कि गुड बाय इंडिया, बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चीन में देखेंगे और सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे अरुणाचल को चीन में देखेंगे। अरुणाचल में धीरे धीरे करके चीन घुस रहा है, यहाँ की जमीनों को कब्जा कर रहा है। यहाँ की पब्लिक चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रही है कि एक्शन लो, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही चीन अरुणाचल को कब्जा कर लेगा। आप सभी भारतीय, हम अरुणाचल वासियों को जल्द ही चीन में देखेंगे। इसलिए मैं एडवांस में गुड बाय बोल रहा हूं। सरकार कुछ कर नहीं रही, हम कुछ कर नहीं सकते, तो मिलते हैं चीन में, गुड बाय। इस युवा की आंखों में जो दर्द है, इसकी आवाज में जो गम छुपा हुआ है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। सोचिए, जनता बोल रही है कि चीन घुस रहा है, कब्जा कर रहा है। हमें बचाइए, अपने देश को बचाइए, देश की जमीन को बचाइए। और कथित रूप से मोदी सत्ता हाथ में हाथ धर के बैठी है, अपनी कुर्सी संभाल रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले आप खुद मोदी सरकार के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री को सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ध्यान से सुनिएगा, बड़े अच्छे से समझा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आर.के. सिंह है। साथियों, मैंने करीब 8 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय में काम किया और 7 वर्षों तक गृह मंत्रालय में काम किया। अतः सीमा प्रबंधन संबंधी मामलों में मेरी जानकारी ठीक ठाक है। साथियों, मैंने एक न्यूज पढ़ा, समाचार पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिससे चिंता होती है और पूरे देश को चिंता होना चाहिए। उस न्यूज आइटम में लिखा हुआ था कि हमारा एक पेट्रोलिंग पॉइंट है शेरा 5, जहां तक कि हमारे सेना के टुकड़ियां जाकर के पेट्रोलिंग करती थी। अब हमारी सेना की टुकड़ी वहां जाकर के पेट्रोलिंग बंद कर दी और चीन के सेना की टुकड़ी ने जाकर के वहां पर कब्जा जमा लिया है, हमारी संरचनाओं को तोड़ दिया है, टेलटेल साइंस को हटा दिया। ये चिंता की बात है। पेट्रोलिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों चिंता की बात है, मैं आपको बताता हूँ। चीन में और हम में गंभीर सीमा विवाद है। हम लोगों के देश के बीच में सीमा तय हुआ था जिस समय की यहाँ पर अंग्रेजी शासन था। तो हमारी सरकार जो उस समय थी, तिब्बत और चीन की सरकार तीनों बैठ करके जो सीमा तय की, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। चीन की वर्तमान शासन उसको मानती नहीं है। उसके बाद फिर लड़ाई हुई 1962 में। लड़ाई के बाद जो स्थिति उभरी उसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात आई। लड़ाई के बाद अमूमन यही होता है जब तक कि बाउंड्री सीमा पुनः तय नहीं हो जाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ है, इसके बारे में हम लोगों ने चीन के साथ बैठकर वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन चीन इसमें सहमत नहीं। वास्तविक नियंत्रण रेखा भी तय करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी नजर हमारे बहुत सारे क्षेत्र पर है जिसको कि हम कदापि मान नहीं सकते, कभी नहीं मान सकते। हमारे नजरिया के अनुसार से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां तक अपना अधिकार जताने के लिए ये तरीका अंतर्राष्ट्रीय तरीका है। हम पेट्रोलिंग पार्टी भेजते हैं। पेट्रोलिंग पार्टी यानी कि हमारी सेना की टुकड़ियां हमारे हिसाब से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उससे किसी बिंदु तक जाती है, महीना में 1 बार 2 बार। जिस बिंदु तक जाती है उसको कहते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट। अगर वहां पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जाना बंद कर दे और चीन वहां आ जाए तो अर्थ यह हुआ कि उस सेक्टर में, उस क्षेत्र पर चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है।
जहां पर पहले मेरा क्लेम था और हमने अपना क्लेम छोड़ दिया। इस पेट्रोलिंग पॉइंट पर यही हुआ। ये हुआ तब जबकि हमारी सेना और चीन के सेना के टुकड़ी के बीच में उस पेट्रोलिंग पॉइंट पर आमना सामना हुआ और उसके बाद से हमारी पेट्रोलिंग पार्टी वहां जाना बंद कर दी। मैं बता दूं आपको, इस प्रकार विभिन्न पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर आमना सामना होते आया है। उसके लिए एक ड्रिल है, दोनों टुकड़ियां एक दूसरे को पोस्टर दिखाती है और उसके बाद वापस हो जाती है। ये कई स्थलों पर होता रहता है, लेकिन हम अपने पेट्रोलिंग को छोड़ते नहीं। वहां किसी पेट्रोलिंग पॉइंट को छोड़ने के पहले सरकार की अनुमति लेती है सेना, अपने तैयार नहीं छोड़ती है। सरकार के कहने पर ही या सरकार की अनुमति लेकर के ही छोड़ती है। तो शेरा 5 पर पेट्रोलिंग पॉइंट पर आमना सामना हुआ। ये आमना सामना कई जगहों पर पहले भी हुआ, हम लोगों ने पेट्रोलिंग नहीं छोड़ा कभी वहां तक। ये कहां से छोड़ दिया, किसके आदेश से छोड़ा? या तो रक्षा मंत्री का आदेश होगा या प्रधानमंत्री का आदेश होगा। उससे कम पर तो किसी के आदेश पर पेट्रोलिंग पॉइंट काटना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो ये सरकार बतावे कि किसने आदेश दिया इस पेट्रोलिंग पॉइंट को छोड़ने के लिए। कितने ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स को उन्होंने छोड़ा, हम लोगों ने छोड़ दिया 2014 के बाद, ये भी बतावे। ये बहुत गंभीर विषय है। जहां जहां हम पेट्रोलिंग करना बंद करते हैं, इसका मतलब कि हम वहां तक जो हमारा अधिकार है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। चीन आके वहां काबिज हो जा रहा है। सरकार बार बार कहती है कि नहीं साहब, हमारे किसी भी क्षेत्र पर चीन का कब्जा नहीं है। ये क्या है भाई? सुन लिया आपने। अब याद करिए, अग्निवीर मामले पर मैंने कितनी बार कहा कि समझ नहीं आता गुजराती जोड़ी की सत्ता किसके फायदे के लिए और किसके इशारे पर कथित रूप से कमजोर कर रही है हमारी सेना को। यह किसी भी सूरत में तमाम जानकारों के अनुसार भारत के हित में नहीं था, लेकिन जबरदस्ती सेना और देश के युवाओं पर अग्निवीर योजना को, अग्निपथ योजना को थोप दिया गया। याद करिए, पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री जब चीन ने 20 जवानों को शहीद कर दिया तो हुजूर आते हैं और कहते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, और इतना कहने में भी चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। जबकि आए थे चीन को लाल लाल आंख दिखाने, लाल आंखें न जाने कब सफेद हो गई, पता ही नहीं चला। इस मामले पर राहुल गांधी को सुनिए। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया। चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। 10 अगस्त की यह खबर देखिए। अरुणाचल टाइम्स ने बताया है कि चीन की आर्मी पीएलए ने भारत की सेना को तक्सिंग में कुछ अहम पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने से रोका है। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल की बनाई गई एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना को ऊपरी सबनसिरी जिले के तक्सिंग इलाके में कुछ जरूरी पेट्रोलियम पॉइंट्स तक पहुंचने से रोक दिया है और एलएसी के पास पारंपरिक भारतीय चारागाहों और शिकारगाहों पर लगातार कंट्रोल बढ़ा रहा है। अभी अभी जैसा कि
आर.के. सिंह ने कहा कि पेट्रोलिंग पॉइंट वो स्थान होता है जहां तक हम अपना कब्जा मानते हैं। अब जब चाइनीज आर्मी हमारी सेना को उन जगहों पर पेट्रोलिंग नहीं करने दे रही है जहां हम पहले करते थे, और यदि हमने चुपचाप छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारा दावा वहां से खत्म हो रहा है और हम होने दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, सैनिक अपनी मर्जी से नहीं छोड़ते और सेना भी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ती। ये सारी जानकारी सरकार को मिल रही होगी, सेना दे रही होगी, रक्षा मंत्री को दी जा रही होगी, प्रधानमंत्री को दी जा रही होगी, और बिना इन लोगों की सहमति के हमारी सेना पीछे नहीं हट सकती। तो सवाल है कि पीछे हटने का आदेश किसका है, रक्षा मंत्री का या प्रधानमंत्री का? कौन चीन से इस कदर डरा हुआ है कि अपने पेट्रोलिंग पॉइंट छोड़ रहा है और सेना से छुड़वा रहा है, यानी भारत की जमीन छोड़ी जा रही है? आपको बता दें कि पूर्व में भी मोदी सरकार में ही शामिल अरुणाचल के सांसदों ने चीनी अतिक्रमण को लेकर भरी संसद में सवाल उठाया था। तब भी उन्होंने कहा था कि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, अगला डोकलाम यदि कहीं होगा तो अरुणाचल में होगा। मगर ऐसा लगता है कि चीन के मामले पर गुजराती जोड़ी की सत्ता को साफ सूंघ जाता है। और रक्षा मंत्री से कोई उम्मीद भी क्या करे? अब तो खुलेआम चर्चा होने लगी है कि अपने और अपने बेटों की राजनीतिक भविष्य की चिंता हमारे सम्मानित रक्षा मंत्री इतनी करते हैं, इतनी ज्यादा कुर्सी को तरजीह देते हैं कि सैनिकों की शहादत पर भी भरी संसद में झूठ बोल देते हैं। तो जो लोग भारत के सैनिकों की शहादत पर झूठ बोले, उन्हें छुपाएं, उनसे आप देश की जमीन की रक्षा की कितनी उम्मीद कर सकते हैं? इसका अंदाजा और जवाब आप लोग ही लगाइए और सवाल पूछिए कि भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट को छोड़ने का आदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया? किसकी सहमति से, किसके आदेश से हमारी सेना पीछे हट रही है? लड़ाई के लिए आगे बढ़ना, ये जानते हुए भी कि सामने वाला हमसे मजबूत है, इसके लिए भाषण में 56 इंच नहीं बल्कि हकीकत में 56 इंच की जरूरत होती है। मगर जैसा कि सबको पता है, अपने विश्वगुरु केवल अपने देश के भीतर विपक्ष के नेताओं, सवाल करने वाले पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और नौजवानों के लिए 56 इंच रखते हैं। आप सवाल करेंगे, नौकरी मांगेंगे, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएंगे, भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, तो आपके ऊपर 47 चलाया जाएगा, पैलेट गन चलाया जाएगा, लाठियों में कीले लगा के चलाई जाएंगी, करंट भी लगाया जाएगा। वहां चीन वाले जमीन कब्जा करते रहेंगे, उनको करंट लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है कथित रूप से, और गुपचुप तरीके से उनको जमीन सौंपी जा रही है। आपको पता तक नहीं चलेगा, बताया भी नहीं जाएगा, हर जुगाड़ लगा के छुपाया जाएगा। एनडीए सरकार के भीतर शामिल पार्टियों और उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री ही गुजराती जोड़ी की सत्ता की पोल खोल रहे हैं, चाक की नीति और 56 इंच का ऑपरेशन कर रहे हैं। राइटर्स के मुताबिक हालात तनावपूर्ण है, मिलिट्री टेंशन बढ़ रहा है, मगर मोदी सत्ता खामोश है। सवाल है कि क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? उनकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं? आप अपने आप से पूछिए कि इस सरकार के दौरान लगातार आतंकवादियों ने हमारे लोगों को निशाना बनाया। कभी सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हो जाता है, कई दर्जन जवानों की शहादत होती है, पहलगाम में आम लोगों को मारा जाता है, और जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ऐलान करते हैं कि सीज फायर हो गया। रे भाई, हमारी सरकार कहती है कि ऑपरेशन चलता रहेगा, ऑपरेशन चालू है। न जाने किस अस्पताल के किस ऑपरेशन थिएटर में चालू है, नहीं पता, गुजराती जोड़ी ही बता सकती है। सवाल है कि भारत कब किस देश से लड़ेगा, कब सीज फायर करेगा, जब इसका फैसला अमेरिका कर रहा है। हमारे रक्षा मंत्री को पता तक नहीं होता। अगर मालूम होता तो पहले यहां से अनाउंस होना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने किया। ऑपरेशन के दौरान कितने सैनिकों की शहादत हुई, इसकी जानकारी भी हमारे रक्षा मंत्री को नहीं है। अभी चीन हमारी सेना को पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाने से रोक रहा है, शायद इसकी भी जानकारी रक्षा मंत्री को नहीं होगी। यदि होती तो देश के सामने रखते, नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब है कि जानकारी ही नहीं है। तो सवाल है कि रक्षा मंत्री का जो काम है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अक्षम हो चुके हैं, तो फिर उनको रक्षा मंत्री बने रहने का क्या अधिकार है? किस काम के लिए बने हैं? सिर्फ जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया हर महीना अपनी सुरक्षा, खाने पीने और रहने घूमने फिरने में उड़ाने के लिए काहे के रक्षा मंत्री हैं? अगर आप देश की रक्षा नहीं कर सकते, रक्षा संबंधी जानकारी आपको नहीं है, और रक्षा संबंधी जानकारी आप देश के सामने नहीं रखते हैं, छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं, टोपी पहनाते हैं, सैनिकों की शहादत पर भरी संसद में झूठ बोलते हैं और बाद में खुद ही अपने झूठ का पर्दाफाश भी करते हैं, तो फिर किस नैतिक अधिकार से आप रक्षा मंत्री बनने के लायक हैं? कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बारी बारी से अपने विश्वगुरु के जितने भी नवरत्न हैं, सबकी पोल पट्टी खुल रही है और हकीकत सामने आ रही है, और खोलने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर यह खुलासा हुआ है कि चाइना 2027 में अरुणाचल प्रदेश पर अटैक कर सकता है। जी हां, वाकई में यह खबर जो है, ये रिपोर्ट वाकई में दिल दहला देने वाली है। या हम लोग कहें कि हमारा दुश्मन चोरी छिपे भारत के अंदर प्रवेश कर रहा है। लेकिन चाइना के निशाने पर तो ताइवान था, उसने शिफ्ट क्यों कर लिया अरुणाचल प्रदेश के ऊपर? और अगले कुछ महीनों के अंदर शी जिनपिंग की विजिट इंडिया के अंदर होने वाली है, इंडिया के अंदर विजिट होने वाली है, और फिर भी ये एग्रेशन, ये सब कुछ क्यों चल रहा है? बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, ग्राउंड पर जाकर उन्होंने गांव वालों से बात की कि ये बताओ कि यार ये चाइना वाकई में क्या हमारे ऊपर ये अटैक कर रहा है, क्या ये सैनिकों को परेशान कर रहे हैं क्या ये? फिर उन्होंने असल कहानी बताई कि जनाब क्या है
इंडियन जो आर्मी है वो अपनी जो दूरी वाली पोस्ट है उसको छोड़कर नजदीक की पोस्ट पर जा रही थी और चाइना ने मना कर दिया और उस समय मुठभेड़ हुई। चाइना ने कहा कि यहां पर आने की जरूरत नहीं है, ये चाइना का अधिकार का क्षेत्र है। ऐसी बातें गांव वालों ने बताई और पूरी इसकी एक रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल मिनिस्ट्री को दी गई कि वहां पर कुछ ऐसा चल रहा है और चाइना एग्रेशन करने को तैयार है। हो सकता है कि ताइवान उसका दूसरा निशाना हो, उससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अटैक कर दे। चाइना विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया बाय समर 2027। समर की बात की गई है यहां पर, विंटर्स के नहीं, क्योंकि और वो भी कहां पर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में विंटर्स के अंदर बर्फ गिरती है, तब तो एग्रेशन करने से रहा। ये समर 2027 के लिए कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा। इसी के विपरीत हमारे पास में एक और है जो कि एक जानकार हैं, जेएस सोढ़ी उनका नाम है, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। ये कह रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चीन 2030 से पहले भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन देते हैं कि चीन बिना तैयारी के अरुणाचल में उलझना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके लिए प्राथमिक लक्ष्य ताइवान है। वो कह रहे हैं कि ताइवान नहीं है, नॉर्थ ईस्ट है। ये कह रहे हैं कि ताइवान है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है। इसके अलावा भारत पर हमला करने की उसकी तैयारी अभी चल रही है। मतलब ये मानते तो हैं कि ये भारत के ऊपर तैयारी, मतलब भारत के ऊपर अटैक हो तो सकता है, तैयारी तो चल तो रही है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास डैम जो है 2030 तक पूरा होगा। चाहे डैम की बात करें या वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2030 तक जाते जाते कंप्लीट होगा और उसके बाद में ही चाइना जो है वो अटैक कर सकता है। चलो मान लिया यार, मान लिया कि 2027 में अटैक नहीं करेगा, मान लिया 2030 में अटैक नहीं करेगा, 30 की बात तो करेगा, 30 की बात तो करेगा। भाई दोनों की बातों को हम लोग एक ही मंच पर लाकर रख दें, मेंटेलिटी को। वो कह रहे हैं कि 2027 में अटैक करेगा, ये कह रहे हैं कि 2030 से पहले नहीं करेगा। चलो दोनों को ही खारिज करते हैं, 2030 की बात तो कर सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी। क्या तैयारी है भाई तुम्हारी, बताओ, क्या ही तैयारी है? कुछ है तैयारी? अगर तैयारी हुआ करती तो अभी पाकिस्तान के साथ में तैयारी को बता देते कि क्या तैयारियां हैं। अब बातों से काम नहीं होगा और हम लोग यूं ही चाइना पाकिस्तान करते रहेंगे ना, और जिस तरीके से पॉलिटिकल इंबैलेंस चलता रहेगा, मैं आगे आने वाली नस्लों के बारे में बता देना चाहता हूं। जिस तरीके से राष्ट्रवाद को आघात लगेगा, वो एक सोचनीय विषय भारत के लिए बन जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि गलवान 2 होने जा रहा है। पहले गलवान हुआ था लद्दाख क्षेत्र में और अब ये अरुणाचल क्षेत्र में होता हुआ दिख रहा है। और एक बार फिर से हमें यह भी दिख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार छिपाने में लगी हुई है चीज़ों को, बजाय इसके कि खुलकर बात करे, वो उन्हें छिपाने, पर्दे के पीछे रखने का काम कर रही है। और जिस तरह से गलवान के समय उसने असलियत से मुंह मोड़ लिया था या प्रधानमंत्री ने खुद देश से झूठ बोला था, कमोबेश वही स्थितियां फिर से दोहराती हुई नजर आ रही हैं। हमारी सरकार का रवैया क्या है? वो चीन के साथ सीमा विवाद को किस तरह से डील कर रही है, किस तरह से चीनी घुसपैठ के सामने खड़े हो जाने के बजाय नतमस्तक हो रही है। पीएलए भारतीय बलों को कई महत्वपूर्ण गश्ती बिंदुओं पर जाने ही नहीं दे रहा है। यानी जिन पॉइंट्स पर पहले इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी, वहाँ पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना उसे जाने की इजाज़त नहीं दे रही, जाने ही नहीं दे रही है। ये इस जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उसका कहना था। और सबसे गंभीर मामला शेरा 5 पॉइंट का है। 2023 में यहाँ टकराव भी हुआ था दोनों सेनाओं के बीच में। भारतीय बल पीछे हट गए और फिर कभी वापस वहाँ नहीं जा पाए। तो एक पॉइंट 2023 में यहीं पर भारतीय सेना ने खोज दिया था, जहाँ पर वो पहले पेट्रोलिंग करते थे, और अब वो उनके पास नहीं है। वहाँ पर पीएलए बैठा हुआ। पीएलए ने भारतीय मार्कर सब हटा दिए और तब से उस जगह को अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये चीनी सेना की रणनीति है कि कैसे धीरे धीरे घुसकर बैठ जाओ और फिर उस पर अपना कब्जा कर लो। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू
जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ ये ध्यान रखिएगा, ने कहा कि अतिक्रमण का कोई संकेत नहीं है और सेना इलाके की रक्षा कर रही है। भारतीय सेना ने भी जून में आई ऐसी रिपोर्ट को आधारहीन बताया था, लेकिन विपक्षी पार्टी और स्थानीय संगठन बार बार कह रहे हैं कि जमीन धीरे धीरे करके हथियाई जा रही है चीन के द्वारा। गलवान जैसा ही चीन प्रयोग यहाँ भी तो नहीं कर रहा है। आपको पता ही है कि गलवान में चीन ने करीब 2500 किलोमीटर ज़मीन, 2500 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हमारी कब्जा करके रख ली है। अभी जो 2020 में हुआ था 15-16 जून को, आपको याद होगा, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी का। गलवान के बाद दोनों देशों ने कई दौर की बातचीत की, डिसएंगेजमेंट हुआ, बफर जोन बने, लेकिन चीन ने अपनी 1959 क्लेम लाइन पर अडिग रहना जारी रखा। यानी चीन जो दावा कर रहा था, उसके बाद उसने जो कब्जा किया था वो उसने नहीं छोड़ा, और छोड़ेगा भी क्यों? क्योंकि जब भारतीय प्रधानमंत्री ने कह दिया था ना कोई आया है ना कोई घुसा है और हमारी कोई 1 इंच ज़मीन भी कब्जे में नहीं हुई है, तो भारतीय सेना ने जब टॉक्स शुरू हुई चीन के सामने ये बात रखी, तो चीन ने कह दिया आप अपने भारतीय प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। वो पब्लिकली कह चुके हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, कोई घुसा ही नहीं। तो एक तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने ही सरेंडर कर दिया उस ज़मीन को। तो ये उस पर अब परमानेंटली एक तरह से चीन ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। अरुणाचल में भी चीन पूरे राज्य को जांगनान यानी दक्षिण तिब्बत कहता है। वो बार बार जगहों के नाम बदलता है। भारत जब 26-27 जगहों के मानक नाम जारी करता है तो चीन उस पर आपत्ति जताता है। टैक्सिंग दुर्गम इलाका है, सड़कें खराब हैं, सर्दियों में पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर पीएलए धीरे धीरे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कब्जा जमा लेता है तो कल को वो ये दावा करेगा कि ये वो उसका इलाका है, बल्कि दावा कर रहा है, बाकायदा उसका दावा पूरे अरुणाचल प्रदेश पर ही है। तो वो तो ये दावा पहले से कर रहा है कि ये उसका हिस्सा है, और धीरे धीरे अपने उस दावे को कब्जे के जरिए मजबूत करता जा रहा है। भारत उसको उस स्तर पर उठा नहीं रहा है। उसको जिस सख्ती के साथ भारत सरकार को पेश आना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को दिखना चाहिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कहना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपने प्रधानमंत्री मोदी का एक भी बयान नहीं सुना होगा। पहले जब चुनाव प्रचार में वो बोलते थे कि चीन को लाल आंखें दिखानी होगी, वो लाल आंखें ना उन्होंने गलवान के समय दिखाई और ना अब दिखाते दिख रहे हैं। लगातार उनके जुबान से चीन शब्द गायब हो गया है। चीन के बारे में वो बात ही नहीं करते। पता नहीं चीन से इतना डर क्यों है, इतना खौफ वो क्यों खाते हैं। अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। सेना कहती है सब नियंत्रण में है, स्थानीय लोग और विपक्ष कह रहे हैं कि ज़मीन जा रही है। तो गलवान 2 ना होने पाए, ये एक अलार्म बज चुका है। मोदी जी गलवान 1 में पूरी तरह से फेल रहे, नाकाम रहे, मजाक के पात्र भी बने, और उस पूरी घटना ने उनकी कायरता को और भी शिद्दत से स्टेब्लिश कर दिया। अब अगर अरुणाचल में गलवान 2 होता है, वैसे भी मोदी जी अब वो छवि वाले तो रहे नहीं। जो उन्होंने पहले 5 साल में अपने बनाई थी वो तो चूर चूर हो गई है। लेकिन अगर ये फिर से होता है तो जो बढ़ चढ़ कर दावे किए जाते थे, घर में घुस के मारने की बात और सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह वगैरह, वो सब हवाई हो जाएगा। पूरा जो उन्होंने अपना ऑरा इस मामले में बना रखा, जो कि अब बचा नहीं है, वो इससे और भी तबाह हो जाएगा।